मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेनिल कीटोन्यूरिया के बारे में, जिसे शॉर्टकट में PKU कहा जाता है। PKU को बोला जाता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो दोस्तों, PKU का पूरा नाम होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। अगर हिंदी में बात करें, जैसे बोला था फेनिल कीटोन्यूरिया या फिनाइल भी आप कह सकते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों, क्या होता है PKU अर्थात फेनिल कीटोन्यूरिया क्या होता है। तो दोस्तों, जो PKU है, फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है, इस रोग की खोज 1934 ईस्वी में ईबर असबर्जन फॉलिंग द्वारा की गई थी। दोस्तों, जो यह बीमारी है PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसकी खोज 1934 ईस्वी में ईबर असबर्जन फॉलिंग द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, जो ये PKU है, PKU में 3 अक्षर है PKU। तो P फॉर होता है फेनिल, K फॉर होता है कीटोन और U फॉर होता है न्यूरिया कह सकते हैं या यूरिया। अगर इसमें से कीटोन में से N अक्षर इसमें जोड़ देते हैं तो बन जाता है न्यूरिया। अगर इसमें से N यहाँ डाल देंगे कीटोन में तो हो जाता है यूरिया। तो आप इसे P फॉर फेनिल, K फॉर कीटोन और U फॉर यूरिया कह सकते हैं। तो यही होता है PKU का पूरा नाम, फेनिल कीटोन्यूरिया। तो दोस्तों, जो हमारा PKU है, यह एक ऑटोसोमल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल क्या होता है दोस्तों? ऑटोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? इस पे हमने एक अलग सा वीडियो बनाया दोस्तों। यदि आप ऑटोसोमल डिसऑर्डर के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो ऑटोसोमल डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर पर बना हुआ ज़रूर देखें। तो हमारा जो PKU है, यह हमारा ऑटोसोमल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो गुणसूत्र नंबर 12 पर होता है दोस्तों। तो यह जो बीमारी होती है, विकार होती है, यह गुणसूत्र क्रोमोसोम नंबर 12 का विकार है, जिसे हम PKU कहते हैं दोस्तों। तो हमारा जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, वह गुणसूत्र नंबर 12 पर यह डिसऑर्डर होता है। और अगर हम बात करें तो ऑटोसोमल कैसा डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो हमारा जो PKU है, वह ऑटोसोमल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर गुणसूत्र नंबर 12 पर होता है और यह ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है दोस्तों? यह अप्रभावी टाइप का होता है। रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी, जिसके दोनों जीन क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं इस बीमारी से, उसी को बोलते हैं रिसेसिव। आगे अगर हम बात करें तो जो PKU है, यह एक आनुवंशिक विकार है या बीमारी है जो पिता से विरासत में संतति में आता है दोस्तों। तो यह एक आनुवंशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है जो पिता से विरासत में मिलता है। यह रोग गुणसूत्र 12 पर उपस्थित एक जीन, जिसे PAH जीन या PAH जीन में म्यूटेशन उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो हमारा जो ये PKU बीमारी है, वह गुणसूत्र नंबर 12 पर होता है और यह जो गुणसूत्र नंबर 12 है, उस पर एक जीन उपस्थित होता है जिसे PAH जीन कहते हैं। PAH जीन जो है वो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, उसी संबंधित जीन होता है। इसी जीन में क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है। तो ये हमारा जो उत्परिवर्तन म्यूटेशन ही क्या करता है? इस जीन का कारण होता है। तो जो हमारा PKU है, यह गुणसूत्र नंबर 12 पर उपस्थित जीन में परिवर्तन के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित बच्चे के पसीना में और मूत्र में मटमैली जैसी गंध या चूहे जैसी गंध आती है दोस्तों। यदि जो भी बच्चा इस बीमारी से ग्रसित होगा, रोग से ग्रसित होगा, उसके जो पसीना होगा और उसका जो मूत्र होगा, उसमें मटमैली या चूहे जैसी गंध आती है दोस्तों। आगे हम बात करें, यह जो गंध आता है इनके पसीना और मूत्र में से, वह किस कारण होता है? उनके मूत्र में और पसीना में फेनिलसेटेट के कारण होता है। यह फेनिलसेटेट एक रासायनिक पदार्थ होता है जो इनके मूत्र में पाया जाता है। इसी के कारण उनका गंध मटमैले और चूहे जैसा गंध आता है उनके पसीने से या मूत्र से। अब बात हम करना चाहेंगे दोस्तों कि जो ये PKU है, इसमें होता क्या है कि ये जो गुणसूत्र नंबर 12 पर जो जीन है, उसमें उत्परिवर्तन होता है तो क्या हो जाता है? तो हमारे शरीर में जो फिनाइल एलानिन बनता है, वह फिनाइल एलानिन जो होता है वह टायरोसिन में बदल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इन्हें इस फिनाइल एलानिन को बदलने वाला जो एंजाइम होता है, वह होता है फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। इस एंजाइम के मदद से हमारी बॉडी इस फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। जब
जब ये तो नॉर्मल की बात हो गई दोस्तों, अगर हमारा बॉडी नॉर्मल है, जब हम PKU से ग्रसित नहीं हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो बॉडी है वह फिनाइल एलानिन को किस में बदल देगा, टायरोसिन में बदल देगा। यह फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलने के लिए एक एंजाइम होता है, वह एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जिसे PAH जीन के कारण, इसी PH जीन में उत्परिवर्तन के कारण यह एंजाइम ही हमारे बॉडी में नहीं बनता है दोस्तों। जब ये एंजाइम ही नहीं बनेगा तो यह फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदल पाता है। तो जब ये एंजाइम, अब ये ऐसा क्यों होता है दोस्तों, यह इसी गुणसूत्र पर पाए जाने वाला जो जीन है, PAH जीन है, इसे हम बोलते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जीन। इसी जीन में क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है, जिस कारण यह एंजाइम ही बॉडी में बनना बंद हो जाएगा। और जब ये एंजाइम ही बॉडी में हमारे नहीं रहेगा तो यह एंजाइम इसको इस टायरोसिन में नहीं बदल पाता है, जिस कारण हमारे बॉडी में फिनाइल एलानिन की मात्रा बढ़ती जाती है दोस्तों। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, यह 12 नंबर गुणसूत्र में उपस्थित जीन में उत्परिवर्तन के कारण यह जो एंजाइम होता है इसका स्राव नहीं होता है। तो जिस वजह से यह एंजाइम इस फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता। जब ये एंजाइम ही नहीं रहेगा तो ये एंजाइम ही जब नहीं रहेगा फ्रेंड्स, तो ये फिनाइल एलानिन इस टायरोसिन में नहीं बदलता है, जिस कारण हमारे बॉडी में फिनाइल एलानिन की मात्रा बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि फिनाइल एलानिन को बदल जाना चाहिए टायरोसिन में, जबकि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ये बॉडी में ही स्रावित नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये गुणसूत्र नंबर 12 पर एक जीन पाया जाता है जिसे PAH जीन, जिसे हम बोलते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जीन दोस्तों। तो इस जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण यह एंजाइम नहीं बनेगा। जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदलेगा। जब टायरोसिन में नहीं बदलेगा तो इसकी मात्रा हमारे बॉडी में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों यही होती है हमारी PKU बीमारी। तो आगे हम इसके बारे में समझेंगे। जिस कारण फिनाइल एलानिन मानव शरीर में एकत्रित जमा होने लगता है, जो पसीना एवं मूत्र के साथ बाहर निकलता है। तो अब हमारा ये फिनाइल एलानिन क्या होने लगा, मानव शरीर में जब ज़्यादा बनेगा तो वह एकत्रित होने लगेगा, बॉडी में जमा होने लगेगा। तो जब जमा होगा, एकत्रित होगा, तो बॉडी उसे क्या करना चाहेगा, शरीर से बाहर निकालना चाहेगा। तो ये पसीना और मूत्र के साथ बाहर निकलती रहती है। तो दोस्तों हमने जाना क्या अभी कि हमारे बॉडी में फिनाइल एलानिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है दोस्तों, क्योंकि इसे टायरोसिन में बदलने वाला एंजाइम ही नहीं बन पाता है, जिस वजह से हमारे बॉडी में फिनाइल एलानिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब ये बढ़ेगी तो हमारी बॉडी में एकत्रित होगी दोस्तों, एक जगह जमा होगी बहुत। तो इस जमा को क्या करेगा, हमारा बॉडी क्या करेगा, पसीना के रूप में मूत्र के साथ बाहर निकालने का प्रयास करता है, जो कि पसीना मूत्र के साथ बाहर भी निकालती है। तो दोस्तों ये जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ होता है, इसलिए इसे बॉडी में रहना उचित नहीं है दोस्तों। अब हम जानेंगे कि जब हमारे बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है तो क्या होता है। जब फिनाइल एलानिन की मात्रा लगातार शरीर में जमा होने लगता है दोस्तों, तो इसका स्तर जो होता है, मात्रा जो होती है वो बढ़ने लगता है। तो मात्रा का बढ़ना ही हमारा क्या होता है, PKU रोग होता है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग में क्या होता है दोस्तों, हमारे बॉडी में फिनाइल एलानिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों बढ़ना होता है, क्योंकि दोस्तों अभी हमने जाना कि फिनाइल एलानिन को जो एंजाइम होता है टायरोसिन बदलने वाला, वह एंजाइम ही नहीं बनता है, जिस वजह से हमारा फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदल पाता। और वजह क्या है ये, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फिनाइल एलानिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बढ़ जाएगी दोस्तों, तो इसके वजह से इसी रोग को बढ़ना ही क्या कहते हैं, हमारा PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग कहते हैं। तो अब हम जानेंगे फिनाइल एलानिन की कुछ मात्रा हमारे शरीर के विभिन्न ऊतकों में क्या होने लगती है, संचित होने लगी। क्योंकि मात्रा बढ़ने लगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा शरीर में जमा होने लगा, तो उसकी मात्रा बढ़ने लगी। जब वो मात्रा बढ़ेगी तो हमारे विभिन्न ऊतकों में क्या होने लगेगी, संचित होने लगेगी, जमा होने लगेगी। अब हम थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों कि साइंस वाला चैप्टर में कि टिश्यू जो होता है मुख्यतः मानव शरीर में तो 4 प्रकार का होता है, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो यहीं पे हम थोड़ा सा नर्वस टिश्यू के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि जब हमारे बॉडी में फिनाइल एलानिन की मात्रा विभिन्न ऊतकों में संचित होने लगता है तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, जब हमारे यहीं फिनाइल एलानिन की मात्रा नर्वस टिश्यू में
तंत्रिका ऊतक में जमा होने लगता है तो दोस्तों उससे क्या होता है, तो हमारे बॉडी में जब फिनाइल एलानिन नर्वस टिश्यू में, देखिए यहाँ पे हमने बताया है, यदि फिनाइल एलानिन की कुछ मात्रा तंत्रिका ऊतक में संचित या जमा होने लगती है तो व्यक्ति में मानसिक मंदता होता है, दौरा आना शुरू हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन होता है, बहुत ज़्यादा जो वर्णक है पिगमेंटेशन होता है वो भी त्वचा और बाल में, त्वचा का रंग अलग हो जाएगा, बाल का रंग अलग हो जाएगा, और एक्जाइमा होने लगता है। एक्जाइमा जो है वो स्किन से संबंधित बीमारी है दोस्तों। ये सारे रोग व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने लगेंगे। तो दोस्तों जब हमारा जो नर्वस टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका ऊतक है, इस तंत्रिका ऊतक में क्या होने लगता है, ये फिनाइल एलानिन संचित होने लगता है, जमा होने लगता है। इस जमा होने के कारण व्यक्ति में जो व्यक्ति में क्या आने लगता है, मानसिक मंदता आने लगता है, जिसको हम बोलते हैं पागल जिसको कहते हैं फ्रेंड्स। तो मानसिक मंदता, दौरा, इपिलेप्सी, हाइपर पिगमेंटेशन, एक्जाइमा, ये सारी बीमारियां क्या होने लगती है, व्यक्ति में उत्पन्न होने लगती है। इसके बाद हम जानेंगे PKU रोग की पहचान या अथवा अध्ययन बच्चों में सर्वप्रथम डॉक्टर विलार्ड सेंटरवाल ने किया था दोस्तों। इस रोग की पहचान अगर हम बात करें, फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग की पहचान और सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था बच्चों में, तो डॉक्टर विलार्ड सेंटरवाल ने किया था। इस रोग की पुष्टि के लिए इन्होंने एक परीक्षण किया जिसमें इन्होंने बताया कि, तो दोस्तों यह रोग है या नहीं है, इसके लिए सर्वप्रथम पहचान भी किया और अध्ययन भी किया बच्चों में, कौन, डॉक्टर विलार्ड सेंटरवाल ने। तो डॉक्टर विलार्ड सेंटरवाल ने सर्वप्रथम PKU रोग की पहचान की थी और अध्ययन की थी दोस्तों। अब अध्ययन किया तो उन्होंने इस रोग की पुष्टि के लिए कि रोग वास्तव में होता कैसे है, तो क्या होता है, इसकी पुष्टि के लिए इन्होंने एक परीक्षण किया था और उन्होंने परीक्षण में बताया कि, पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यदि एक स्वस्थ बच्चे के गीले डायपर पर, जो एक स्वस्थ बच्चा होता है, हेल्दी बच्चा होता है जिससे यह बीमारी नहीं होए, उसे हम क्या बोलेंगे, स्वस्थ बच्चा, उसके हम गीला डायपर, अब डायपर जानते हैं दोस्तों कहाँ क्या होता है, जहाँ पे बच्चा पेशाब करता है बार बार वहाँ पे हम डायपर लगाते हैं। तो उस गीले डायपर पर हम क्या करें, 100% फेरिक क्लोराइड लगा दिया जाए। जो 100 फेरिक क्लोराइड का विलयन आता है, उस फेरिक क्लोराइड के विलयन को जो प्योर हो, एकदम शुद्ध हो फेरिक क्लोराइड, उसमें किसी प्रकार का मिक्सचर ना हो, तो इस फेरिक क्लोराइड को अगर हम उस गीले डायपर पर लगा दें तो जिस स्थान पर हम लगाए रहते हैं उस स्थान पर रंग कैसा हो जाएगा डायपर का, पीले रंग का धब्बा दिखाई देने लगता है। तो जिस स्थान पर हम यह 100% फेरिक क्लोराइड लगाते हैं दोस्तों बच्चे के डायपर पर, वो भी बच्चा का डायपर किस प्रकार का बच्चे का डायपर होना चाहिए, स्वस्थ बच्चे का, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो जब स्वस्थ बच्चे के गीले डायपर पर हम फेरिक क्लोराइड का विलयन लगाते हैं दोस्तों, तो जहाँ पर हम लगाएंगे, जिस स्थान पर हम फेरिक क्लोराइड लगाएंगे उस स्थान पर पीले रंग का धब्बा दिखाई देने लगेगा। अगर वो बच्चा हेल्दी है, उसे PKU बीमारी नहीं है, तब उसके डायपर में पेशाब जो लगा है उस पर अगर हम फेरिक क्लोराइड की मात्रा लगाएं तो वहाँ जहाँ पर हम फेरिक क्लोराइड लगाएंगे दोस्तों, वहाँ पर जो रंग होगा वो पीले रंग का होगा और धब्बे के रूप में यह रंग दिखाई देगा, पीले रंग का धब्बा दिखाई देने लगता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम इसके बाद बात करें तो, परंतु इस रोग से ग्रसित बच्चे के गीले डायपर पर, अब अगर हम अभी हम स्वस्थ बच्चे का देखें, अब हम क्या करेंगे, रोग से ग्रसित जो फिनाइल कीटोन्यूरिया या PKU रोग से ग्रसित बच्चा है उसके गीले डायपर पर हम क्या करेंगे, यही फेरिक क्लोराइड का घोल क्या करेंगे, लगाएं, तो जो धब्बे का रंग होगा वो क्या हो जाता है, हरा हो जाता है दोस्तों। तो स्वस्थ बच्चा रहेगा तो उसके गीले डायपर पर फेरिक क्लोराइड का विलयन लगाने से उस पर क्या हो जाएगा, पीले रंग का धब्बा दिखाई देगा। लेकिन अगर फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग से ग्रसित बच्चा है उसके गीले डायपर पर अगर हम फेरिक क्लोराइड का विलयन लगाएं तो जहाँ पर हम लगाएंगे उस स्थान पर किस रंग का धब्बा दिखाई देगा, हरे रंग का धब्बा दिखाई देगा, जिससे यह सिद्ध होता है कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है, फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग हुआ है। जिस व्यक्ति के गीले डायपर पर फेरिक क्लोराइड का रंग हरा रंग का आएगा वही हमारा बच्चा क्या होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग से ग्रसित होगा। जिस पे पीला धब्बा आएगा वो तो स्वस्थ बच्चा होगा, लेकिन अगर उसके गीले डायपर पर फेरिक क्लोराइड का विलयन लगाने से जो डायपर का रंग हो उस पर हरे रंग का धब्बा बन जाए तो हमारा क्या होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग से ग्रसित बच्चा होगा दोस्तों। तो हमने समझा क्या दोस्तों आज के बारे में, आज के दिन
फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में जाना कि यह रोग कैसे होता है, किस प्रकार का रोग होता है दोस्तों। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।